नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ताज कैरियर इंस्टीट्यूट के आज के इस हमारे कार्यक्रम के। आज का हमारा शीर्षक रहने वाला है स्प्रेडशीट डॉक्यूमेंट यानी स्प्रेडशीट प्रोग्राम। तो दोस्तों, हम स्प्रेडशीट प्रोग्राम के अंदर आज जिसके क्वेश्चंस लेकर आए हैं वो है एमएस एक्सेल। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से ही। सेल सीमा G2 और M12 के लिए G2 से M12, तो G2 से लेकर M12 अगर हमको सेलेक्ट करनी है तो हमारे लिए क्या रहेगा। तो किसी भी चीज को सेलेक्ट करने के लिए एक्सेल के अंदर हम पहली सेल, जैसे यहां पर G2 है तो G2, फिर उसके बाद कॉलन का प्रयोग करते हैं और लास्ट वाली सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, कॉलन के जरिए। इस कॉलन का मतलब है हम यू मान के चलेंगे से G2 से M12, तो यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे अगले की ओर। ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है कि सूत्र इक्वल्स टू इफ बी इज ग्रेटर देन 100 ए देन ए स्टार। अगर सेल C5 में लिखा है, यानी कि ये वाला जो हमारा फॉर्मूला अगर C5 में लिखा हुआ है वो सेल B5 के अंदर अलग अलग समय में 75 निम्नलिखित वैल्यू होगी। अच्छा, निम्नलिखित, ये 75 जो वैल्यू है ये यहां पर नहीं आएगी, इसको यहां पर, इसके अंदर मैं थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूं। यहां पर ये नहीं होगा, तो वो ये 75 को मैं इसकी जगह यहां पर लिख रहा हूं। यहां से भी इसको 75 को मैं हटा देता हूं और 75 आएगा यहां पे। ये देखिए 75, 150 और अंक प्रविष्ट हो। क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि सबसे पहले मैं आपके सामने एक स्प्रेडशीट बनाता हूं। ठीक है, स्प्रेडशीट इस तरह की होती है। हमारे एक्सेल के अंदर जो शीट हमको नजर आती है वो स्प्रेडशीट कहलाती है, जो कई सारे रोज और कॉलम्स के अंदर डिवाइड होती है। ऊपर से नीचे आ रहे हैं इनको हम कॉलम्स कहते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है ये वाली, ये यहां पर रोज कहलाती है। यहां पर लिखा है B5 यानी कि पहले नंबर का हमारा A है, ये B है, ये 1 2 3 4 5, यानी कि इसका है कि B5 के अंदर, B5 का यहां पे, ठीक है, यहां पर कोई हम वैल्यू रखेंगे और सेल C5 में लिखा हुआ है, यानी कि ये हमारा ये जो सवाल है ये कहां लिखा हुआ है C5 में, यानी कि यहां पे इस जगह हमारा फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, एक मिनट में इसकी साइज थोड़ी कम कर लेता हूं, उसमें नहीं आ रहा। ठीक, तो हमारे यहां पर फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला इस सेल में लिखा है। और क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि अगर हम इस सेल के अंदर अलग अलग समय में अलग अलग वैल्यू डालें, कौन कौन सी, जैसे 75, 150 या 100 अंक प्रविष्ट करें, तो उस कंडीशन में हमारा आंसर क्या क्या रहेगा तीनों दशाओं के अंदर। तो पहले आपको मैं एक सूत्र को समझा दूं। इस सूत्र का मतलब क्या है। यहां पर B5 का मतलब है ये कंडीशन है। अगर दी गई कंडीशन हमारी सही होती है, ट्रू होती है, तो इस कंडीशन के ठीक बाद लिखा हुआ अक्षर या स्टेटमेंट रन होता है, यानी कि इसके ठीक बाद क्या लिख रहा है A। अगर ये कंडीशन सही होगी तो A लिखा हुआ आएगा, अगर ये कंडीशन गलत होगी तो हमारे पास A स्टार वहां पर लिखा हुआ आएगा। चलिए चलते। तो पहले क्या लिख रहा है 75, क्या है कंडीशन, सही है हमारी B5 यानी यहां पर 75 वैल्यू रखी हुई है, 75 यहां रखा हुआ है इस दशा में, ये हमारी गलत हो गई। गलत होने की दशा में ये वाला चलेगा, यानी कि हमारे पास लिखा हुआ क्या आएगा वहां पे आंसर में, उत्तर में A स्टार। ठीक है, फिर क्या आया 150 यहां पर B5 में 150 रखा, या हमारी उस समय कंडीशन सही हो गई, यानी कि रन क्या हुआ A। ठीक है, तो वापस फिर क्या आएगा A। फिर तीसरी बार हमने यहां पर 100 लिखा, 100 इसके बराबर है, बड़ा नहीं है, बराबर है, यानी कि हमारी यहां पर भी कंडीशन गलत है। गलत होगी तो दोबारा क्या चलेगा, ये वाला चलेगा।
ध्यान रखना यहां पर दोस्तों, अगर ये कंडीशन दी गई, हमारी जो स्थिति है, कंडीशन है यहां पर, अगर ये सही पाई जाती है तो इसके ठीक बाद वाला रन होगा, अगर गलत पाई जाती है तो पीछे वाला प्रिंट होगा। ठीक है, पहली वाली दशा के अंदर 75 था जो गलत था, तो ए स्टार आया। दूसरे में 150 है, जो 150 100 से ज्यादा है, यानी कि हमारी कंडीशन सही है, तो ए रन हुआ। तीसरे टाइम पे आपने 100 लिखा, 100 भी इससे ज्यादा नहीं है, बराबर है, बड़ा नहीं है, तो बड़ा नहीं है, उस दशा में वापस ए स्टार रन होगा। यानी कि हमारा जो आंसर होना चाहिए वो यहां पर क्या होना चाहिए, पहला वाला। ठीक है, फर्स्ट वाला हमारा आंसर यहां पर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से कौन सा फंक्शन एमएस एक्सेल की संख्याओं की श्रृंखला में सबसे बड़ी संख्या को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। सबसे बड़ी संख्या यानी कि मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम, तो उसका आंसर होगा मैक्स। ये क्या होगा, B1 से B5, यानी कि वही इस रेंज में B1 से B5 के बीच में जो भी संख्या बड़ी होगी उसका आंसर हमको वहां पर देगा। बाकी के कोई ये किसी तरह के कोई फॉर्मूले नहीं होते। ठीक है, हाईएस्ट, हाई, मैक्सिमम, हमारा आंसर इसका रहेगा। चलिए आगे बढ़ते। प्रश्न नंबर 4, एमएस एक्सेल में कौन सा न्यूमेरिकल वैल्यू को लेबल के रूप में देखिए, जनरली हम क्या करते हैं कि हम जो हमारी स्प्रेडशीट है इसमें कैलकुलेशन संबंधित कार्य होते हैं। ठीक है, अब जो जैसा मैंने यहां पर अभी एक बनाया था, यह स्प्रेडशीट का व्यू है। ठीक है, ये कॉलम्स कहलाएंगे, इनको हम रो बोलते हैं, और ये वाली जो है द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम्स इज नोन एज सेल। इसको क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। अब इस सेल के अंदर हम संख्याओं को लिखते हैं जिसके लिए हमको कैलकुलेशन करना हो। तो बाय डिफॉल्ट एक्सेल के अंदर एक सुविधा होती है कि अगर हम यहां पर कोई नंबर एंटर कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट वो सारे नंबर राइट अलाइन जाएंगे, यानी कि सारे नंबर इस तरफ लिखे हुए आएंगे। लेकिन अगर हम अल्फाबेट का यूज कर रहे हैं तो वो सारे नंबर इस तरफ लिखे हुए आएंगे, यानी कि इस साइड पे बाईं तरफ लिखे हुए आएंगे। लेकिन यदि हम चाहते हैं कि हम नंबर भी हम अल्फाबेट के रूप में प्रयोग ले, यानी कि मैं नंबर को इस तरीके से लिखना चाहता हूं कि कंप्यूटर उसको एज ए अल्फाबेट ट्रीट करे, यानी एज ए अक्षर ट्रीट करे किसी भी नंबर संख्या को, तो क्या करते हैं, कहने का मतलब उसको लेबल वैल्यू, लेबल के रूप में उसको माने, अल्फाबेट के रूप में माने। तो हम क्या करेंगे, उस नंबर को लिखने से पहले उसके आगे एप्रोस्ट्रोफी लगा देंगे। एप्रोस्ट्रोफी किसे कहते हैं, ऊपर वाला कोमा जो लगता है वो लगा देंगे, और यहां पर हम कोई भी अगर नंबर लिखेंगे तो वो एज अ अल्फाबेट जाएगा, यानी कि कंप्यूटर उसको नंबर नहीं मानेगा, उसको क्या मानेगा, वो अल्फाबेट मानेगा। तो इस दशा में हमारा क्या हो जाएगा, नंबर एप्रोस्ट्रोफी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एमएस एक्सेल 2007 की वर्कशीट में, एमएस एक्सेल 2007 की वर्कशीट में अधिकतम कॉलम संख्या कितनी होती है। तो अधिकतम इसकी कॉलम संख्या 2007 की बात कर रहे हैं तो लीजिए चलते हैं अपन भी 2007। मैं आपको 3 बता देता हूं, 2003, 2007 और 2010। इसमें मैं कॉलम लिखता हूं, यहां पे मैं रो लिखूंगा, रो हॉरिजॉन्टल, कॉलम वर्टिकल। तो अगर हम 2003 की बात करें तो 2003 में जो रो होती थी वो कितनी होती है, 65,536, और ये होते हैं 256। 2003 के अंदर 2003 वाले एक्सेल के अंदर रो की संख्या होती है 65,536 और कॉलम पाए जाते हैं 256। वही बात करें अगर हम 2007 की, तो 2007 के अंदर रोज की संख्या हो जाएगी
कितनी होगी? ठीक है, यानी कि कितने ही है, इकाई दहाई सैकड़ा, 10,48,576। ये तो इसके रोज हो जाएंगे, और कॉलम्स कितने होंगे? 16,384। ठीक है, वही बात करें अगर 2010 में, तो 2010 में भी सेम रहेंगे वर्के वही 384, और ये 1048576। 2007 में पूछा तो अधिकतम कॉलम संख्या कितनी है? ये 16,384, जो हमारे पास इसमें से नहीं है, यानी कि हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एमएस एक्सेल 2007 में पूरे कॉलम को हाईलाइट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? कॉलम को हाईलाइट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? कंट्रोल प्लस स्पेस बार का। देखो, कंट्रोल प्लस स्पेस बार का यूज करेंगे तो कॉलम आएगा। अगर मैं यहां पर शिफ्ट कर दूं, स्पेस बार करें तो रो सेलेक्ट होगी। क्या सेलेक्ट होगी? रो। कंप्लीटली अगर रो सेलेक्ट करनी है तो हमको शिफ्ट प्लस स्पेस बार दबाना होगा। ठीक है, चलिए किस आदेश बटन से आप दो से अधिक सेल को मिलाएंगे? मिलाना यानी कि मर्ज करना, तो मर्ज नाम से सिंगल ऑप्शन नहीं होता एक्सेल के अंदर, हालांकि काम यही होगा, लेकिन उसके साथ में और लिखा रहेगा सेंटर, मर्ज एंड सेंटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, मर्ज एंड सेंटर। चलिए अगले बढ़ते हैं आगे 8वें नंबर पे। किसी बटन एक्सेल वर्कशीट में काम करते समय जब आपको किसी कॉलम में हैश 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 हैश, देखिए ये कब आता है? अगर हम किसी सेल के अंदर कुछ ऐसी संख्या लिख रहे हैं या अक्षर लिख रहे हैं जो सेल विड्थ से ज्यादा हो जाए, यानी कि सेल विड्थ जो उसकी विड्थ है अगर उससे बड़ी संख्या में आ जाए, तो उस कंडीशन में हमारे पास ये आ जाता है। तो क्या इसका आंसर क्या होगा? कि कॉलन काफी संकीर्ण है, छोटा सा कॉलन है, हमने लिखा हुआ ज्यादा कर लिया। इसके दो तरीके हैं, वापस अगर इसको हैश को हटाना हो, यानी कि हमको हमारा लिखा गया टेक्स्ट देखना हो, तो या तो हम क्या करेंगे, कॉलन को ड्रैग करके पकड़ के खींच देंगे, उसको बड़ा कर देंगे, या फिर हम क्या करेंगे, एक और चीज होती है इसकी वर्ड रैप, यानी कि इस सेल के ऊपर जाकर हम उसकी प्रॉपर्टीज पे जाकर रैप टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। उसमें क्या होता है, कॉलम वही रहेगा, लेकिन उसके अंदर लिखा गया टेक्स्ट अकॉर्डिंग टू कॉलम साइज अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, हमको टेक्स्ट नजर आ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। एक्सेल में पूरी वर्कशीट को सिलेक्ट करने के लिए, तो पूरी वर्कशीट के लिए तो हमने वहां पर पढ़ा कंट्रोल प्लस स्पेस बार कॉलन, शिफ्ट प्लस स्पेस बार रो, तो बचा क्या, कंट्रोल प्लस स्पेस बार का यूज करके हम पूरी शीट को सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर, दूसरा। कंट्रोल इससे तो करते हैं हम कॉलम को सेलेक्ट, इसके जरिए करते हैं हम रो को सेलेक्ट, और इसकी जरिए करते हैं अपन वर्कशीट को सेलेक्ट। वर्कशीट किसे कहते हैं, जो हमको पूरी जो शीट नजर आ रही है वो वर्कशीट कहलाती है। और बाय डिफॉल्ट दोस्तों एमएस एक्सेल के अंदर 3 वर्कशीट होती है जो उसके अंदर पहले से रहती है। हालांकि अब इसमें से किसी शीट को हटा भी सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार। चलिए आगे बढ़ते हैं 10वें की ओर।
एमएस एक्सेल में सेलेक्ट किए गए सेल रेंज को एक चार्ट बनाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या होगी? तो हो जाएगी F11। F11, ठीक है। एमएस ऑफिस 2007 में एक्सेल फाइल का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन कौन सा था, कौन सा है 2007 के अंदर? तो देखो 2007 के अंदर जो हमारा एक्सटेंशन रहा है वो है ये .xlxx। चलिए 12वें नंबर पे आते हैं। शेषफल प्राप्त करने के लिए एमएस एक्सेल में कौन सा फंक्शन? देखो डिवीजन का यूज डिवाइड करने के लिए, इंटीजर ऐसी संख्या है जिसमें दशमलव उपस्थित नहीं हो, फैक्टोरियल्स के लिए तो इसका नाम हो जाता मॉड्यूलस। मॉड्यूलस के जरिए हम किसी भी संख्या में उसका रिमाइंडर शेषफल को ज्ञात करते हैं। जैसे मैं क्या बताता हूं, अगर मैं लिखता हूं तो हमारा इसका आंसर अगर हम ऐसे लिखें तो आंसर क्या आएगा? 1, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा। और एक्सेल में किसी भी फंक्शन को लिखने से पहले उसके आगे हम इज इक्वल्स टू का यूज करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर, मोड। एमएस एक्सेल में सेल A1 से A10 तक के लिए योग करने के लिए सूत्र, यानी योग करना है तो देखो पहले तो रेंज कभी भी हम कॉलन के जरिए सेलेक्ट करते हैं तो यहां पर कॉलन यहां आ रहा है और कहीं नहीं आ रहा, लेकिन हम उसके साथ सम भी यूज करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा ये इक्वल्स टू सम, यानी कि 1 से लेकर 10 तक की जितनी भी सेल की सम योग है वो सारा वहां पर वो शो कर देगा। चलिए आगे बढ़ते 14वें नंबर पे। एमएस एक्सेल में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं? फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स, इसका करते हैं अपन Ctrl+1 के हम फॉर्मेट सेल को यूज करते हैं। एक का बटन दबाते हैं, इसको एको हम व्यू भी बोल सकते हैं, ये वाला जो बटन है, ठीक है, वो भी दबाते हैं। Ctrl+2 से किसी भी सेलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए प्रयोग लाते हैं, ठीक है। Ctrl+F का प्रयोग फाइंड करने के लिए, हमने पहले पढ़ा था ये फाइंड के लिए, और किसी सेलेक्टेड डेटा को डुप्लीकेट करने के लिए हम Ctrl+D का यूज करते हैं। यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर Ctrl+1। एमएस एक्सेल में फॉर डेट फंक्शन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो वो किया जाता है इसके लिए, डेट फंक्शन का सालों महीनों दिनों को जोड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं 16वें पे। कौन सी सुविधा आपको एक वर्कशीट में डेटा कम करने की अनुमति देती है? देखिए डेटा कम करने का मतलब ये नहीं कि वहां से उसको डिलीट कर देना। डेटा कम करने का मतलब है कि अब कई सारा डेटा लिख लिया, अब हमको जो चिन्हित जो सिलेक्टेड डेटा है, हमको जो पर्टिकुलर डेटा देखना है वही डेटा हमको नजर आए, बाकी सब वहां पर हाइड हो जाए। तो इसके लिए हम जिस फैसिलिटी का यूज करते हैं वो है फिल्टर्स, ठीक है। फिल्टर्स के जरिए यू मान के चलें कि हमने किसी व्यक्तियों के संपर्क के बारे में लिखा है, कि व्यक्तियों के नाम लिखे, उनके कॉन्टेक्ट नंबर लिखे, एड्रेस लिखा है, उनका बाकी का सारा वो लिखा है। अब हम
या चाहते हैं कि भाई कोटा और जयपुर के अंदर जितने भी व्यक्ति हैं वो सारे हमको नजर आए, बाकी कट जाए। हालांकि अपने एड्रेस में कई सारी डिस्ट्रिक्ट सिटीज लिख रखी है, कोटा, बूंदी, जयपुर, झालावाड़, जैसलमेर, बहुत सारी, लेकिन हम चाहते हैं केवल हमको जयपुर और कोटा नजर आए। तो एड्रेस में जाकर वहां पर फिल्टर को हमको पहले सेलेक्ट कर लेंगे, और एड्रेस में जाकर हम केवल जयपुर और कोटा सेलेक्ट करेंगे, तो केवल हमको जयपुर और कोटा वाले ही नजर आएंगे, और कोई नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो बाकी के वहां पर कम हो जाएंगे, डिलीट नहीं होंगे, रहेंगे वहीं पे, लेकिन दिखाई हमको केवल वही देंगे। सॉर्टिंग डेटा को व्यवस्थित करने के लिए होता है, आरोही या अवरोही क्रम में, यानी कि डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए। ठीक है, मर्ज सेल्स हमने पढ़ा, दो या दो से अधिक सेल्स को जोड़ने के लिए, और एक फिल हैंडल। देखो सेल मैंने एक बनाई थी वहां पे ऐसी, जब हम किसी सेल को सेलेक्ट करते हैं एक्सेल के अंदर, तो दाहिने नीचे कोने पे एक ब्लैक कलर का चौकोर बना हुआ आता है, इसको हम बोलते हैं फिल हैंडलर। क्या कहलाता है ये? ठीक है, वो फिल हैंडल होता है। इसका आंसर फिल्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं 17वें पे। एक्सेल में बहुत सी वर्कशीटों को सेलेक्ट करने के लिए डेटा में शिफ्ट ऑल्ट कंट्रोल, तो हमें अगर कई सारी वर्कशीट को सेलेक्ट करना है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि बाय डिफॉल्ट अगर एक्सेल के अंदर 3 वर्कशीट होती है और हम पहली वर्कशीट पे काम कर रहे हैं, और उसके साथ साथ हमको दूसरी वर्कशीट और तीसरी शीट भी अगर सेलेक्ट करनी है, तो हम माउस के थ्रू करेंगे। लेकिन माउस से पहले जो की हम कीबोर्ड से दबाएंगे वो की कौन सी होगी? कंट्रोल। कंट्रोल की को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल की को दबाए रखेंगे, अब वहां पर हम शीट्स को सेलेक्ट करते चले जाए, क्लिक करते चले जाए, वो शीट्स क्लिक होती चली जाएगी। तो इसका आंसर होगा कंट्रोल। नंबरों के सेट में सबसे बड़ी वैल्यू की गणना करने के लिए, सबसे बड़ी वैल्यू की, तो मैक्स फंक्शन का यूज करते हैं। मिन से छोटा होता है, सबसे छोटी के लिए काउंट से हमारी उस सेल में, जैसे मैं लिखता हूं काउंट A1 से लेके A12, तो कितने अक्षर है, तो वहां पर वो काउंट करने के लिए एवरेज औसत प्राप्त करने के लिए किया जाता है। और ये सारे रेंज वाले फंक्शन है, रेंज यानी कि जिनके लिए 2 या 2 से अधिक सेलों की आवश्यकता होती है। ठीक है, और इन सभी फंक्शंस को मल्टीलाइन फंक्शंस भी कहते हैं। मल्टीलाइन फंक्शंस इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि इन फंक्शंस के लिए एक से ज्यादा सेल की हमको रिक्वायरमेंट होती है, जरूरत होती है, क्योंकि एवरेज हम एक ही सेल के ऊपर एवरेज नहीं निकाल सकते, एक ही सेल के ऊपर काउंट एक ही सेल पे नहीं कर सकते, मिनिमम एक ही पे नहीं कर सकते, एक से ज्यादा सेल की रिक्वायरमेंट रहती है। एग्रीगेट फंक्शंस कहलाते हैं। स्प्रेडशीट में प्रत्येक बॉक्स को क्या कहते हैं? प्रत्येक बॉक्स अभी बताया था मैंने आपको, प्रत्येक बॉक्स सेल की इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम से, इसको क्या कहते हैं? सेल। टपल क्या होती है? देखिए टपल, हमने रो पढ़ा है, रो को ही टपल कहते हैं। ठीक है, जो रो होती है उसी को हम क्या कहते हैं? टपल कहते हैं। वो रिकॉर्ड भी कहलाती है। अगर उसमें इंफॉर्मेशन स्टोर हो तो रिकॉर्ड कहलाती है। टपल, रो एक ही चीज का नाम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 में एक फाइल को या डॉक्यूमेंट को हम क्या कहते हैं? एक फाइल या डॉक्यूमेंट को वर्कशीट कहते हैं, एक फाइल को। और 2 या 2 से अधिक अगर वर्कशीट हो जाती है तो वो कहलाती है वर्कबुक। और इस वर्कशीट को शीट भी, शीट के नाम से नजर आती है ये, यानी कि इसका नाम वहां पर शीट 1, शीट 2, शीट 3 लिखा रहेगा, और उसको कहते हैं इसको वर्कशीट। अगर आपके पास एग्जाम में वर्कशीट की जगह शीट भी लिखा हो
तब भी सही है। अगर वहां पर वर्कशीट नहीं है, अगर वर्कशीट आ जाए तो वर्कशीट ज्यादा सही है, लेकिन बाय द वे अगर वर्कशीट वहां पर नजर नहीं आता है तो उस कंडीशन में आप शीट को भी सही मान सकते हो। ठीक है, फ्लो चार्ट में प्रतीक संदर्भ में अनुचित युग्मों का चयन करें। अनुचित जो उसका नहीं हो, तो उसके अंदर त्रिभुज नहीं होता, समचतुर्भुज होता है, डिसीजन बॉक्स जिसको अपन इस तरीके से बनाते हैं। दरअसल फ्लो चार्ट किसे कहते हैं, तो पहले मैं आपको बता दूं, फ्लो चार्ट किसी भी कंप्यूटर में होने वाली किसी भी प्रक्रिया, कोई भी जो प्रोसेस हम कंप्यूटर में कराते हैं, जैसे इनपुट हम ले रहे हैं नंबर, और उसके ऊपर क्या कैलकुलेशन बैठ रही है, कैसे वो प्लस माइनस कर रहे हैं, और प्लस माइनस करने के बाद हमको आउटपुट क्या मिला है, तो उसके लिए हमको इनपुट लेना होता है। ठीक है, इनपुट हम ओवल के शेप में लेते हैं, इस शेप के जरिए हम इनपुट यानी कि हम प्रदर्शित करते हैं ये फ्लो चार्ट में, उसमें डायग्राम बनाकर। ठीक है, तो हम डायग्राम फ्लो इनपुट आउटपुट के लिए, ठीक है, यानी स्टार्ट और एंड के लिए भी बोल सकते हैं इसको। उसके बाद डिसीजन बॉक्स यानी सारी कैलकुलेशंस यहां पर होती है। प्रोसेसिंग यहां पर हमको वहां पर उसका जो जितने भी कैलकुलेशंस वो प्रोसेसिंग में मिलती है आयत के अंदर, इस तरीके का। समानांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज कैसा होता है, इनपुट आउटपुट का, ये यहां पर स्टार्ट और एंड का होता है, ये यानी कि शुरुआत और चालू करने के लिए, ये इनपुट आउटपुट के लिए होता है। ठीक है, और त्रिभुज का कुछ नहीं होता। एक और होती है इसमें एरो की, जो लाइनिंग के थ्रू होती है, जो ऐसी भी होती है और ऐसी भी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर। एमएस एक्सेल फंक्शन में लेफ्ट देखिए, लेफ्ट राजस्थान 3 एंड सबसे पहले इक्वल्स टू लगा, लेफ्ट का यूज करा, लेफ्ट का यूज के बाद यहां पर कोई भी अगर अक्षर लिखा हो और उसके बाद में नंबर लिखा रहेगा, जैसे यहां पर 3 लिखा है, तो लेफ्ट साइड मेरी कौन सी हुई, ये वाली। ठीक है, तो यहां से मेरे को 3 अक्षर लेने, तो 3 अक्षर कौन से ले हो जाएंगे, आर ए जे। ठीक है, ये जे क्योंकि 3 लिखा है, अगर यहां पर 4 लिखा होता तो मैं एक अक्षर और ले लेता। ठीक है, लेकिन 3 लिखा है तो 3 लेंगे। लेफ्ट पे लिखा है इसलिए लेफ्ट साइड से लिख, अगर यहां राइट लिखा होता तो मैं इस तरफ से लेता 3, HAN। ठीक है, अब एंड का यूज है, तो एंड का मतलब मर्ज करना, लेकिन उससे पहले मैं मिड में क्या लिखा है, 2 और 2 मिड, यानी कि हमको सब स्ट्रिंग करना है। सब स्ट्रिंग का मतलब होता है एक दिए गए वर्ड में से एक अलग से वर्ड निकालना। तो यहां पर अगर मिड फंक्शन आए तो मिड फंक्शन के अंदर भी हम पहले एक टेक्स्ट लिखते हैं, उसके बाद कहां से स्टार्ट करना, कितने करना है। यहां पे लिखा है 2, यानी कि सेकंड नंबर से चालू करेंगे, और सेकंड नंबर से कितने अक्षर लेंगे, 2 ले लेंगे, यानी कि क्या आ जाएगा हमारा, ए और एन। ठीक है, एन ये हमारा यहां से निकल के आया। उसके बाद यहां पर % का साइन लगा है, इस n% साइन का मतलब था कॉन्केटेशन, यानी कि 2 स्ट्रिंग्स को, यानी कि 2 वर्ड्स को, 2 टेक्स्ट को ज्वाइन करने के लिए, जोड़ने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो यहां से ये आ जाएगा और यहां से ये आ जाएगा, तो हमारा वर्ड क्या बन जाएगा, ठीक है। कहां लिखा है पहला, तो हमारा आंसर पहला होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 24 पे। एमएस एक्सेल में यदि किसी सेल में बड़ी सामग्री है और सेल में दिखाई नहीं दे रही, ये चीज अभी मैंने बताई थी आपको, अगर सेल में दिखाई नहीं दे रही और हम इसकी शीट को बड़ा नहीं करना चाहते, उसकी कॉलम को बड़ा नहीं करना चाहते, तो हम वहां पर वर्ड रैप ऑप्शन का यूज करेंगे, वर्ड रैप टेक्स्ट का। चलिए आगे बढ़ते हैं। एमएस एक्सेल 2010 में एक गोलाकार आकार का चार्ट
गोलाकार का चार्ट, तो गोलाकार का चार्ट एक ही बनता है और वो क्या कहलाता है, पिज्जा की शेप वाला। यानी पिज्जा कौन सा होता है, पाई, वो पाई चार्ट कहलाता है। कॉलम चार्ट लंबे होते हैं, और जो वर्टिकल जो आते हैं, बार चार्ट और कॉलम चार्ट सेम होते हैं। लाइन चार्ट देखिए, कॉलम चार्ट इस तरीके से, बार चार्ट भी लगभग ऐसे ही होते हैं। लाइन चार्ट होता है इस तरीके से जो लाइन जाती है, और पाई चार्ट होता है ऐसा गोल, जिसके अंदर कई सारे हम विभाग मतलब डिवाइड कर सकते हैं इसको अलग अलग सेक्शन के अंदर। तो यहां पर, और इसके लिए केवल एक ही हमको डायमेंशन की जरूरत होती है पाई के लिए, बाकी सब में एक्स और वाई होते हैं। मान लिया कि कोई उपयोगकर्ता एक्स एमएस एक्सेल 2010 का प्रयोग करता है और एक अन्य उपयोगकर्ता वाई के लिए एक्सेल फाइल साझा करता है। यानी कि कोई व्यक्ति है, वो 2010 में काम कर रहा है एक्सेल के अंदर, और वो अपनी फाइल को किसी दूसरे पर्सन वाई को दे रहा है, वो 2003 में काम करता है। तो देखिए 2000 अगर 3 में काम कर रहा है, तो क्या होता है कि कई बार बड़े वर्जन का जो फाइल होती है वो छोटे वर्जन के अंदर नहीं ओपन होती, उसकी वहां पर नहीं खुलती। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अगर वो इस फाइल में लेगा, क्योंकि 2007 से आ गया था ये एक्सटेंशन, तो 2000 अगर ये आ जाएगा तो ये एक्सटेंशन 2003 में ओपन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बड़ा वर्जन है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको बड़े वर्जन वाले को अपनी फाइल छोटे वर्जन वाले एक्सटेंशन के रूप में सेव करानी पड़ेगी, जो 2003 के अंदर आया करता था, और ये फैसिलिटी 2007 और 10 में भी है, और वो फाइल है ये एक्सेल। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से किस मेन्यू में मार्जिन और ओरिएंटेशन, देखिए ओरिएंटेशन और मार्जिन वर्ड में पढ़ा था, ये पेज लेआउट का है पार्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा पेज लेआउट। इंसर्ट, अगर कोई चीज अगर इंसर्ट करें, रिव्यू और होम नहीं है। ओरिएंटेशन, मार्जिन, ये पेज से रिलेटेड ऑप्शन है, तो हमारा आंसर होगा पेज लेआउट। चलिए आगे चलते हैं दूसरे नंबर पे। अंतिम, ये अपन ने वर्ड के अंदर भी आया था कि रीडू करने के लिए, तो कंट्रोल प्लस वाई, कंट्रोल प्लस वाई से क्या होगी, रीडू। इसका रीनेम करने के लिए, ठीक है, ऑल्ट प्लस रिव्यू टेब को ओपन करने के लिए किया जाता है। चलिए आगे बढ़, ठीक है। एमएस एक्सेल में नए वर्कशीट को इंसर्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं। तो देखिए एमएस एक्सेल में नई वर्कशीट किसे कहते हैं, तो जैसा भी बताया कि किसी वर्कबुक के अंदर 3 शीट्स होती है, 1 2 3। अगर हमको इसमें नई शीट और जोड़नी है, यानी कि नई शीट अगर इंसर्ट करनी है, तो इसका पहला ऑप्शन तो इंसर्ट मेन्यू के अंदर जाकर और शीट पे क्लिक करें तो हमारे पास आ जाएगी। और दूसरा इसका जो शॉर्टकट रहता है वो रहता है ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1। ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1 का भी प्रयोग करके हम इसके अंदर कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस F1 का प्रयोग करते हैं, जो हमारे पास ऊपर रिबन आता है, रिबन यानी कि एक ऐसा पैनल है जहां पर सारे मेन्यूज लिखे रहते हैं, उसको शो या हाइड करने के लिए रिबन को शो और हाइड करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है।
ये इसका प्रयोग चार्ट में डेटा को डालने के लिए, चार्ट में डेटा को डालने के लिए। और कंट्रोल प्लस F7 का प्रयोग विंडो को मूव कराने के लिए किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते 30 पे। एमएस एक्सेल में क्रिएट टेबल डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? टेबल, क्रिएट टेबल, तो कंट्रोल टी का प्रयोग करा जाता है। ये राजस्थान पुलिस के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। इसका सेलेक्टेड डेटा को क्विक एनालिसिस करने के लिए, डेटा को क्विक एनालिसिस करने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, इसका करते हैं अपन हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं 30 पे, 31 सॉरी। वर्कशीट में एक सेल में अधिकतम कितने कैरेक्टर्स को रख सकते हैं? एक सेल में हम लगभग कितने कैरेक्टर्स को रख सकते हैं अधिकतम? तो अधिकतम रख सकते हैं 256 को। 256 कैरेक्टर्स को एक ही जगह पर लिखा जा सकता है सेल के अंदर जो बॉक्स बना हुआ होता है। एक्सेल वर्कशीट में के सेल्स रेंज में 11 से 110 तक कितने सेल्स होंगे? तो देखो यहां पर हमारे पास दो चीज आ रही है। ए, जैसे मैं अगर यहां पर बनाऊं, इस तरीके से लगातार ये रोज होती चली जाती है एक्सेल के अंदर। तो हम मान के चले, इसमें लिखा हुआ नहीं है कि 2003 है 7 है, तो हमें मान के चल रहे हैं कि 65,536 इधर है, 256 इधर है। तो 256 ए बी सी डी करके होते, जेड तक होता है, तो 26 तो ये हो गए। 26 के बाद जो 27वां होता है वो डबल ए होता है। ठीक है, अब ए से लेके और डबल ए तक तो ये जाएगा हमारे कॉलम्स, ए से लेकर डबल ए तक। 11 से लेके 110, यानी कि 11 अगर यहां से तो यहां से लेकर 110 तक ये जाएगा। तो कितने सेल्स हो जाएंगे हमको? तो गुणा कर ले इसको आपस में, यानी कि मान के चले अगर ये 11 है तो ये यहां से लेके यहां तक के पूरे सेल्स को हमको गुणा करना पड़ेगा इसको। तो गुणा कीजिए, चलिए। ए से लेके और ए, यानी कि हमारे पास कॉलम तो हो गए कितने? 26 और एक 27। 27 तो कॉलम्स हो गए हमारे पास। ठीक है, और 11 से लेके 110 तक है, तो हमारे पास कितने हो गए? 100 ये हो गए 11 से लेके 110 तक। ठीक है, ये हमारे पास सेल होगी, क्योंकि उतने माइनस कर दें, 11 से चालू कर रहे हैं, 10 हटाई दिए तो 100 हो जाएंगे। तो टोटल सेल्स पूछिए तो 27 मल्टीप्लाई बाय 100 कितने हो गए? 2700। तो आंसर क्या हो जाएगा? चलिए आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर पर आते हैं। एमएस एक्सेल 2019 में नेम बॉक्स सेल का एड्रेस किसको करता है? नेम बॉक्स के मतलब क्या होता है? जो एक्टिव सेल को प्रयोग करता है, वो जो जिस सेल में हम
हमारा कर्सर मौजूद रहता है, वो उसका नेम बॉक्स में उसका नाम आता है। एमएस एक्सेल में 2019 वर्कशीट में सेल के मान को दर्ज करते समय प्रविष्टि को रद्द करने के लिए, यानी कि वापस बाहर आने के लिए हम क्या करते हैं, तो उसके लिए हम एस्केप की का यूज करते हैं। इसका आंसर एस्केप की। चेक सम का प्रयोग किस लिए किया जाता है? चेक सम का यूज किस लिए किया जाता है? चेक सम, चेक यूज करना, यानी कि त्रुटि को कोई कमी हो तो उसको पहचानने के लिए हम इसका यूज करते हैं। एमएस एक्सेल में निम्न में से कौन सा सही फॉर्मूला है? सही फॉर्मूला बताएं इसको। ठीक है, एमएस एक्सेल में इसका सही फॉर्मूला नहीं होता, नहीं होता। इसका आंसर हो जाएगा ये पावर घात जाएगा, यानी कि यहां पर ये लिखा है तो इसका आंसर आए 2 की घात 3, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इसका आंसर आएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो इसका आंसर आ जाएगा 8। 37 नंबर पे आते हैं। एमएस एक्सेल 2016 में कॉलन जी से लेके एच के बीच में कितने कॉलम्स डालने के लिए, आपके बीच में 3 कॉलम डालने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए क्या करेंगे इसमें, कॉलम जी को सेलेक्ट करेंगे। देखो अगर आपने जी को सेलेक्ट करा ना, जैसा पहले लिखा है, तो क्या होता है, हमको जी और जिसके बीच में कॉलम डालने, तो हमेशा हम इस तरफ लिखते हैं। ये 2022 के अंदर आया हुआ बेसिक कंप्यूटर के अंदर। हम क्या करते हैं, इस पे क्लिक करेंगे तो इधर आएंगे, यानी कि बाईं तरफ आएंगे, लिखेंगे। अगर राइट क्लिक, हम इस सेल पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, अगर मैं जी पे करता हूं तो इसके राइट में आएंगे, यानी कि एफ और जी के बीच में हो जाएंगे इंसर्ट। जबकि हमको किस पे करना है, जी से एच के बीच में, तो हमको एच पे करना पड़ेगा उसको राइट क्लिक। ठीक है, राइट क्लिक करके 3 बार इंसर्ट का बटन दबाएंगे तो 3 कॉलम आ जाएंगे। एमएस एक्सेल 2010 में एक टूल है जो एक अज्ञात मान की गणना के लिए उद्देश्य के पीछे की ओर काम करता है। एमएस एक्सेल 2010 में एक टूल जो अज्ञात मान की गणना के लिए उद्देश्य से पीछे की ओर काम करता है। तो उद्देश्य से पीछे की ओर, यानी कि हमको हमारा, देखिए मैं एक छोटे से सूत्र से आपको बता देता हूं, मतलब एक एग्जांपल से। सब मान के चलिए 2 हमने कोई भी संख्या ली है, इसका मान ये आ रहा है। ठीक है, हमको ये ज्ञात है, इनमें से एक ज्ञात है। तो अब इस संख्या को हम किससे मैनिपुलेट करें कि हमारे पास ये आंसर आ जाए। हमारा गोल ये, इसको पाने के लिए क्या करें, तो इस ऑप्शन का यूज करते हैं गोल सीक के जरिए। गोल सीक इसका आंसर रहेगा। एमएस एक्सेल 2010 में सबसे ऊपर बाईं ओर सेल का पता होता है A1। A1 होती है एक्टिव सेल। जब जब कोई भी हम एक्सेल को ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमारी सेल, हमारा कर्सर जहां पर रहता है वो A1 होता है। किसी सॉफ्टवेयर में डेटा को संगठित किया जाता है ताकि खोज
विधि में विभिन्न फाइलों से संबंधित जानकारी उपलब्ध हो सके। इनमें से सॉफ्टवेयर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है, डेटा को छांटने में मदद करती है, तो वह है एक्सेस और क्वेरी। एक्सेस यानी कि हमको उसको लेना और क्वेरी जनरेट करना। तो हम दोनों के जरिए हम उसमें किसी भी जो डेटा को सेलेक्ट किया गया उसके अंदर मैनिपुलेशन उसको सॉर्ट कर सकते हैं, उसको ढूंढ सकते हैं। आंसर हो जाएगा इसका ए, एक्सेस और क्वेरी। एमएस एक्सेल में मैक्रोज की शॉर्टकट की क्या होती है? मैक्रोज किसी भी एक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए प्रयोग में लाते हैं और इसकी शॉर्टकट की होती है ऑल्ट प्लस F8। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हम 42 एक्सेल में प्री डिफाइंड फॉर्मूला है जो जटिल संख्याओं को के लिए शॉर्टकट प्रदान करता है। फॉर्मूला प्री डिफाइंड फॉर्मूला को हम बोलते हैं फंक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, फंक्शन। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस समूह का सर्वाधिक प्रयुक्त स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कौन सा है? वर्ड डॉक्यूमेंट है, एक्सेस नहीं है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, एक्सेल इसका सॉफ्टवेयर है। चलिए आगे बढ़ते हैं 44 पे। माइक्रो प्रोफेशनली डिजाइन किया गया एक एम्प्टी डॉक्यूमेंट है जिसे प्रयोक्ता को जरूरत के हिसाब से बदला जा सकता है। प्रोफेशनली डिजाइन किया गया, ये हमने वर्ड में पढ़ा है कि पहले से डिजाइन किए गए जो वहां पर शीट्स पड़ी रहती है वो टेम्पलेट कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा टेम्पलेट। इसमें सारणियों टेबल का रहेगा। टेबल को परिभाषित करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो यहां पर देखो दो हमारे पास दी रखिए, एक तो डेटा डेफिनेशन, डेटा नॉर्मलाइजेशन, इंडेक्स डेफिनेशन और डेटा एडमिनिस्ट्रेशन। डेटा डेफिनेशन कहते हैं डीडीएल को। डेटा नॉर्मलाइजेशन ये सारणी के अंदर रखे गए डेटा के ऊपर कार्यरत करने के लिए। इंडेक्स डेफिनेशन सारणी के अंदर रखे गए जो सूचकांक होते हैं, जो इंडेक्स है, उनको बताने के लिए। तो यहां पर जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा ये इंडेक्स डेफिनेशन। तो यहां हमारे थे यहां पर आज ये इतने क्वेश्चन। अगली बार जो हमारी श्रृंखला रहने वाली है, तो वर्ड हो चुका हमारा, एक्सेल हो चुका। अगली बार हम आपके पास लेकर आएंगे एमएस ऑफिस का जो तीसरा पार्ट है पावर पॉइंट, जिसका यूज करते हैं प्रेजेंटेशन के लिए। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले सीरीज के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।